हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड 15 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके तथा हिंदी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर जीके तथा हिंदी के सॉल्यूशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है ये आर्ट ग्रुप का है और इसके बाद हम आपको रीजनिंग का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। जो क्वेश्चन हमें अभ्यर्थियों के द्वारा मालूम पड़े हैं, कमेंट बॉक्स में हमें आए हैं कि सर ये क्वेश्चन आए थे, उसका डिस्कस आपके सामने इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको आगे भी बीएड के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहें। तो क्योंकि हम इसके बाद आपको रीजनिंग तथा सब्जेक्ट स्पेशल के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने अभ्यर्थियों के द्वारा कलेक्ट किए हैं, मेहनत करके लगभग 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों से पूछे हैं, तब जाकर हमें ये क्वेश्चन मिले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आर्ट ग्रुप में जो क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 से कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, डाक विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी और डाक विभाग की स्थापना 1840 में हो गई थी, मगर मान्यता इसे 1 अक्टूबर 1854 में मिली। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। तो 1 अक्टूबर 1854 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा छंद 6 चरण का होता है। कौन सा छंद 6 चरण का होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर अभी हमें कमेंट में नहीं पता है। जैसे ही इसका आंसर हमें पता होगा हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि और अभ्यर्थियों को भी इसके आंसर मालूम हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। यहाँ भूमध्य रेखा आया था, अगर कर्क रेखा आ जाता कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मगर भूमध्य रेखा इसके लिए कांगो नदी होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, रेगूर मिट्टी को बोला जाता है। रेगूर मिट्टी को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी बोला जाता है। और आप जानते होंगे कि कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी काली मिट्टी होती है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, यानी लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। जो महत्वपूर्ण है, जैसा आप जानते होंगे, आरबीसी का जो लाल रक्त यानी लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है, लोहे के कारण होता है। तो इसी प्रकार से मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है किसके द्वारा। किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी पार्टी को क्षेत्रीय दर्जा या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, जिसका आधार किसी चुनाव में उसके वोट परसेंटेज यानी पूरे भारत में उसे कितने % वोट मिले, यानी किसी विशेष राज्य में उसे कितने % वोट मिले, या अदर स्टेट में उस पार्टी के कितने सदस्य हैं, इसका आधार यह होता है। जिस आधार पर तय किया जाता है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी। तो इसका काम, जो मुख्य काम है क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी दर्ज करने का, वो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ये तय किया जाता है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों, आप जानते होंगे, लगातार क्वेश्चनों में रिपीट होता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और लगभग 80% स्टूडेंट इस सवाल को अटैम्प्ट कर भी आए होंगे कि सत्यमेव जयते जिस ग्रंथ से लिया गया है उसका नाम है मुंडक उपनिषद। कि भारत के अशोक चिन्ह में जो प्रयुक्त होता है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल आया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष, यानी अधिकतम या तो वो 65 वर्ष के हो गए हों तब उन्हें अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ेगा, या उन्होंने 6 वर्ष से ज़्यादा वो अपने कार्यकाल पर पद पर नहीं सकते। तो वो किसी भी अगर कंडीशन को पूरा करते हैं तो उन्हें पद से छोड़ना पड़ेगा। इन 2 कंडीशन तक ही उनके लिए सेवाएं लागू रहेगी, 65 वर्ष या अधिकतम 6 वर्ष उनका कार्यकाल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम क्या था, यानी उनके बचपन का नाम आया था कि
कि उनके बचपन का नाम क्या है। तो दोस्तों उनके बचपन का नाम धनपत राय है। मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय भी कहा जाता है और लगातार मुंशी प्रेमचंद से जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। या तो उनसे जुड़ी कोई पुस्तक रही हो, उनका जीवन स्थल पूछा गया हो, उनकी जीवन स्थली का नाम पूछा गया हो, या उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई हो। तो इस संबंधित में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़कर जाने चाहिए थे। अब दोस्तों अगर आपको लगता है हमारे कोई क्वेश्चन गलत तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दोस्तों हमें मालूम पड़े हैं ये आप ही के अभ्यर्थियों के द्वारा बताए गए हैं कि सर ये क्वेश्चन आए थे, कुछ कमेंट बॉक्स के जरिए, कुछ हमें खुद मालूम। तो आप इस वीडियो की पुष्टि जरूर करें कि ये क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन हमने आपको गलत तो नहीं बताया। हम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ आपको आंसर तथा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल ना समझें कि हम किसी तरह की मजाक आपसे कर रहे हैं। बेतवा किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आया था कि बेतवा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों बेतवा जो है सहायक नदी है यमुना की। यमुना की सहायक नदी है बेतवा, और बेतवा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में इसकी गिनती होती है। यमुना की सहायक नदी और यमुना सहायक नदी है गंगा की। तो ये क्वेश्चन आया था कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा सहायक नदी है यमुना की। राजनीति विज्ञान का आधुनिक जनक पूछे गए थे कि राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक जनक है अरस्तु। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, हो सकता है कोई कौटिल्य लगाया हो। तो कौटिल्य की एक पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है कि राजनीति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीति से। मगर जो क्वेश्चन में था वो ये था कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु आधुनिक राजनीति के जनक हैं। वायु की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वायु की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। दोस्तों वायु की आर्द्रता से मतलब है यानी वायु में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, कितने प्रतिशत वायु में पानी मौजूद है, पानी के कण मौजूद हैं, इसको ही नमी मौजूद है, इसे इसकी आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता जिसके द्वारा मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर होता है, यानी वायु में आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिमालय की पहाड़ी किस देश को स्पर्श नहीं करती। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। तो ऑप्शन के अनुसार जो आंसर सही होना चाहिए था बांग्लादेश था, जो हमें अभ्यर्थियों से मालूम पड़ा है। उन्होंने बताया कि सर इसमें बांग्लादेश बिल्कुल उपयुक्त आंसर था। हिमालय की पहाड़ी जिस देश को स्पर्श नहीं करती, ऑप्शन के अनुसार इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश हिमालय की पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता, सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। दोस्तों आपको मैं बता दूं क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था जब मैंने आपको 1000 महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। तो उस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था हड़प्पा वासियों के द्वारा वह आपका तांबा था। तो इसमें भी सही आंसर हो जाएगा तांबा। सर्वप्रयुक्त जिस धातु का प्रयोग किया गया वह तांबा। अगर किसी ने लोहा करेक्ट किया है तो उसका बिल्कुल गलत माना जाएगा, मगर ज़्यादातर अभ्यर्थी इसका सही आंसर करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा तांबा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाती है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत महत्वपूर्ण सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ो सब बढ़ो के तहत कितने वर्ष तक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यानी 8वीं क्लास के बच्चों तक फ्री शिक्षा का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। और दोस्तों मिड डे मील योजना भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही आती है। मिड डे मील योजना भी इस सर्व शिक्षा अभियान को प्रोत्साहन के लिए चलाया गया था। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें शिक्षा मुफ्त दी जाती है, जिसमें उन्हें ड्रेस मुहैया कराना तथा खाना देना तथा किताबें मुहैया कराना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा क्योंकि उच्च सदन होता है तो उसमें 12 सदस्य तथा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अगर हम कुल की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति संसद में 12 सांसदों को 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। कुल 14 संख्या, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अतीत के चलचित्र किस प्रकार की कृति है, ये क्वेश्चन आया था। तो अतीत के चलचित्र
कृति है, यानी किस प्रकार की कृति है, नाटक है, रेखा चित्र है, एकांकी है, क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र है। अतीत का चलचित्र एक रेखा चित्र है और महादेवी की बहुत महत्वपूर्ण कृति है और एग्जाम में पूछी जाती रही है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा और एक रेखा चित्र है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमें मालूम पड़े हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 यानी 1885 में मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, जिसे वर्तमान में बम्बई कहा जाता था, जिसे जब 1885 में बम्बई के नाम से जाना जाता था। तो जैसा आप जानते भी होंगे डब्ल्यू होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें अभ्यर्थियों के द्वारा मालूम पड़े हैं। दोस्तों आपका स्कोर कितना बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें। हमने जो क्वेश्चन बताए हैं वो कितने प्रतिशत सही है वो भी शेयर करें, तथा आपकी मार्किंग कितनी बन रही है, हमारे क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है। ये सभी चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही है वो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम आपके हर आंसर की क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और इसके जस्ट बाद जो हमारी वीडियो होगी वो रीजनिंग की होगी, तथा जो अदर ग्रुप स्टूडेंट हैं उनके लिए मुहैया कराएंगे। और हो उनके लिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे अभ्यर्थियों से कि क्या रह सकती है। तो उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर करना भी ना भूलें, ताकि अभ्यर्थी जो आपके साथी हैं उन्हें भी अपने क्वेश्चन को मिलाने में आसानी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।